नमस्कार। 24 का चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 के चैंपियन में आज हम आपको दिन भर चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे, जो भी बड़ी हों या छोटी, और ये भी बताएंगे कि अब देश में चुनाव को लेकर स्थिति क्या है। 4 दौर के वोटिंग हो चुकी है और कौन सी पार्टी अपने जीत के दावे कितनी मजबूती से कर रही है। वैसे आज पीएम मोदी ने काशी से अपना नामांकन भर दिया। इस दौरान पूरा बनारस आज उत्साह से भरा हुआ दिखा। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं एक के बाद एक, कि कभी नामांकन की तो कभी गंगा पूजा की, कभी क्रूज में सवारी तो कभी एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की। एनडीए के सारे नेता इस नामांकन में मौजूद थे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था। लोगों का हुजूम ऐसा उमड़ा हुआ था कि बनारस की सड़कों पर सरकने की जगह नहीं बची थी। कल भी मेगा रोड शो था, जब हमने आपको लगातार दिखाया था इस टाइम पर कि किस तरह लोगों की भीड़ सड़क के किनारे प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी थी। आज 24 का चैंपियन में हम आपको बताएंगे कि कैसे आज काशी जाम हो गई थी मोदी के नामांकन के साथ साथ काशी में आज क्या क्या हुआ, वो भी अपडेट हम सारा सब कुछ आपको बताएंगे। मोदी के नामांकन का जो आज तामझाम या जो भीड़ दिखी, उसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने इस नामांकन को एक इवेंट बताया। प्रियंका गांधी ने कह रही हैं कि मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं, तो वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वाराणसी में नहीं क्योटो में नामांकन हुआ है। तो तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और उसके सियासी मतलब को समझाने की कोशिश की है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। अमित शाह का मानना है कि बीजेपी को 4 राउंड की वोटिंग के बाद बहुमत मिल गई है। और क्या कुछ कहा शाह ने, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि आखिरकार अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या, और उन्होंने ये बयान दिया तो दिया क्यों। इसके अलावा आपको दिल्ली की राजनीति के बारे में भी बताएंगे, जहां एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार और बीजेपी पर हमला करने में कहीं चूक नहीं रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर संजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया है और बयान दिया है। ये आपको बताएंगे। कल पूरे दिन ये खबर विवादों में थी, लेकिन आज उनके पार्टी की तरफ से आ गया है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आपको हम मंडी भी लिए चलेंगे, जहां पर कंगना रनौत ने अपना नामांकन का पर्चा भरा है, और उसके बाद हम आपको दूसरी खबरों के बारे में भी बताएंगे जो भी इलेक्शन से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए जो मोदी के नॉमिनेशन पे हमने आपके लिए खास तौर पे तैयार की है। निष्ठा से प्रतिज्ञा करना मैं विधि द्वारा स्थापित। ये तस्वीर उस समय की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे। भारत की बहुलता और अखंडता अक्षुण्ण रखना। मोदी के साथ उनके प्रस्तावक भी थे और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाथों में कागज का दस्ता लेकर मोदी जी आगे आगे और उनके पीछे पीछे प्रस्तावक। जिले के जिलाधिकारी के पास पहुंचते ही मोदी ने सबसे पहले अपना नामांकन पत्र उनको सौंपा और फिर उनका अभिवादन स्वीकार किया और प्रणाम किया, जिसके बाद जिलाधिकारी उन्हें कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। गणेश्वर शास्त्री, जो मोदी के प्रस्तावक में से एक है, उनसे वो कुछ क्षण तक बातें की। उधर जिलाधिकारी नामांकन के फॉर्म को पढ़ रहे थे और मोदी एक आम उम्मीदवार की तरह चुपचाप टकटकी लगाकर इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देख रहे थे। इसके बाद खड़े होकर शपथ ली और फिर कागज पर साइन करके उसे जिलाधिकारी को सौंप दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काल भैरव के दर्शन की, पूजा अर्चना की और कहा जाता है कि बिना काशी के कोतवाल के दर्शन के वाराणसी की पवित्र यात्रा पूरी नहीं होती। काशी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले काशी के कोतवाल की मंजूरी लेना बहुत जरूरी होता है, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी नामांकन भरने से पहले काशी के कोतवाल के दर पर पहुंचे। इसके पहले सुबह उन्होंने मां गंगा की पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया और वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद उन्होंने क्रूज की सवारी की।
पीएम मोदी के नामांकन में न सिर्फ वाराणसी के लोग शामिल हुए बल्कि देश के अलग अलग कोनों से भी लोग आए थे। इसके पहले शायद ही किसी प्रधानमंत्री का इतना क्रेज देखने को मिला हो। मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए आया हूं और उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। और यह पावन पवित्र धरती जो विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पे मैं 12वां सभा करने के लिए आया हूँ। मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और ये डमरू जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने विश्व पटल पर उन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसीलिए हम गली गली में घर घर मोदी, हर घर मोदी। हम लोग पड़ाव से भी आ रहे हैं और दशास में भी देखे, यहाँ भी देखे, बहुत खुशी है। अपने नामांकन के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के नेताओं से मुलाकात की जो पीएम के नामांकन और रोड शो के लिए आए थे। इन तस्वीरों में आप एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को देख पा रहे होंगे। पीएम मोदी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। मोदी के नामांकन को लेकर वाराणसी के लोगों में गजब का उत्साह था। वो स्वयं समय जानते हैं जिसे और अच्छे समय से अच्छे मुहूर्त में वो नामांकन करेंगे। हम तो अयोध्या से मुख्य पुजारी के रूप में रामलला से आशीर्वाद देता हूँ और रामलला की कृपा उन पर बनी रहे। तो मोदी जी के आने के बाद भारतीय संस्कृति पुनर्प्रतिष्ठित हुई है और 140 करोड़ देशवासियों के मोदी जी प्रहरी भी हैं, रक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनेंगे। ये हम अयोध्यावासी साधु संतों का आशीर्वाद है और 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। आए हैं मोदी को विजय कराने के लिए, भारत माता को विजय कराने के लिए, संसार में राम राज लाने के लिए। पीएम मोदी की वाराणसी यात्रा एक तरीके से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था। आखिरी चरण यानी 1 जून को यहां मतदान होना है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पीयूष शुक्ला वाराणसी से जुड़ गए हैं और उनके साथ साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार और संपादक रामकृपाल जी भी जुड़ गए हैं और प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि जो बड़े मौके होते हैं तो बड़े मौक़ों पर नेता और पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन करती हैं। एनडीए के लिए मोदी के नामांकन से बड़ा मौका और क्या हो सकता था। लिहाजा एनडीए के घटक दलों के तमाम नेता आज बनारस में देखे, हमारी रिपोर्ट देखिए और उससे उनकी राजनीति को भी समझने में आपको मदद मिलेगी। भारत की विविधता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये एनडीए की ताकत है, ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है, ये एनडीए की एकजुटता है। वाराणसी में पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एनडीए के नेताओं की मौजूदगी ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मैसेज दिया बल्कि बाकी बचे हुए चुनाव के चरणों के लिए भी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। एनडीए के नेताओं में भी गजब का उत्साह नजर आया। तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकता ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाती है। और खास तौर पर आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत का यहाँ से बनाएंगे, ये हम सबका विश्वास है। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। मोदी ने वाराणसी में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उन्हें जीत का मंत्र दिया। सड़कों पर भी जिस तरह से मोदी के मेगा रोड शो में लोगों का हुजूम उतरा, वो भी शक्ति प्रदर्शन का एक जबरदस्त उदाहरण है।
यहाँ से सांसद है और उन्होंने बनारस के बेटियों के लिए बहुत काम किया है। और मैं बताऊं तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और जैसे वो हैं वैसे ही हमारे सीएम हैं योगी जी, जो कि बेटियों के सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा मतलब वो प्रोटेक्ट करते हैं बेटियों को। और मैं चाहती हूँ कि वो फिर से आए और वो 400 पार इस बार लाएंगे, वो हम लोगों को दिखा है। पीएम मोदी के रोड शो और नामांकन के दौरान काशी में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। उससे तो ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने को लोग बेताब थे। आगे आगे मोदी का काफिला और पीछे पीछे जन सैलाब। प्रधानमंत्री मोदी जितनी देर वाराणसी में रहे, चाहे वो गंगा घाट हो या फिर क्रूज की सवारी या फिर नामांकन के लिए जिला कलेक्ट्रेट का ऑफिस, हर जगह मोदी को देखने के लिए लोग बेताब थे। पीएम मोदी के लिए बेताबी कोई नई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में वाराणसी को अपनी कर्मभूमि बनाई, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। और जिस तरह गंगा के इस बेटे को वाराणसी के लोगों ने हाथों हाथ लिया, उससे तो ये लगता है कि इस बार भी मोदी एक बार फिर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बनारस में कल और आज मोदीमय रहा। पीएम मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा, जिसकी तस्वीरें आपने इंडिया डेली लाइव पे अभी देखी। लेकिन ये बात विपक्षी दलों को पसंद कैसे आती, लिहाजा अपने अंदाज में उन्होंने मोदी के इस नामांकन के बहाने बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। इसमें चाहे वो प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश, कोई पीछे नहीं रहे। किसकी जुबान से किस तरह के तीर मोदी के नामांकन को लेकर निकले, वो हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था। सड़क से लेकर घाट तक और जिलाधिकारी के दफ्तर तक जिस तरह नेताओं और लोगों का हुजूम उमड़ा, वो किसी विपक्षी पार्टी और नेता के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस शक्ति प्रदर्शन का असर दिखना शुरू हो चुका है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जिन्होंने रायबरेली और अमेठी को जिताने का जिम्मा उठाया है, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। प्रियंका ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी सिर्फ सुर्खियों में रहना जानते हैं। इवेंट करते रहते हैं, न्यूज़ बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं, बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पीएम के नामांकन पर तंज कसा। प्रधान सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर किसका दावा सही साबित होता है। तो इस वक्त हमारे साथ, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, हमारे सहयोगी पीयूष, रामकृपाल जी और प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। मैं पहला सवाल पीयूष आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस वक्त बनारस में हैं। आज आपने बनारस में जिस तरह का जन समर्थन या जन सैलाब देखा और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देखी, उनका नॉमिनेशन देखा, क्या ये जन सैलाब, लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार, ये बताने के लिए काफ़ी था कि वाकई जिस बात को लेकर बीजेपी बार बार कह रही कि 370 और 400, ये कुछ वैसा ही जन समर्थन एटलीस्ट बनारस को अगर आप माने तो उस हिसाब से था? देखिए, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से जुड़ाव है मेहर जी, उस जुड़ाव को देखते हुए जनसमूह कल सुबह से और आज दोपहर के 3 बजे तक लगातार सड़कों पे रहा। चाहे वो मोदी का काफिला एयरपोर्ट जा रहा हो वापसी की तरफ, या फिर मोदी का काफिला एयरपोर्ट से आ रहा हो जब वो यहाँ पर आए थे।
लगातार लोगों ने मोदी की एक झलक पाने की ललक ये साफ नजर आई। और ये ललक इसलिए थी क्योंकि काशी बदला है और लोग इस बात के लिए नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं कि उन्होंने काशी को वाकई में बदल दिया। और ये जनसैलाब केवल काशी ही नहीं, केवल वाराणसी की संसदीय सीट नहीं, बल्कि पूर्वांचल की तमाम ऐसी सीटें हैं जिनको सीधे तौर पर प्रभावित करता है और ये साफ दिखेगा आने वाले वक्त में। पीयूष, ये बताइए, आपने लोगों से बात की होगी, लोगों को देखा होगा, वहां पे बनारस के लोगों में क्या चर्चा है? क्या चर्चा सिर्फ मोदी के चुनाव जीतने की या बनारस से सांसद चुने जाने की है, या वो बीजेपी की सरकार बनने, कितनी सीटें आएंगी कितनी सीटें नहीं आएंगी, इस तरह का क्या कुछ आपको सुनने को मिला? आप बताएं, फिर हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। देखिए मेहर जी, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जब संवाद करने लगे तो उनका कहना था कि वाराणसी में तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे ही और 400 पार का जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मां गंगा ने आशीर्वाद दे दिया है, बाबा विश्वनाथ ने आशीर्वाद दे दिया है। और लगभग कमोवेश वाराणसी में मैंने 8-10 जगह पर लोगों से अलग अलग संवाद किया और सबकी प्रतिक्रिया अंत में जाकर यही आई कि 400 पार मोदी जी की ये सरकार बन जाएगी। जी पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं रुक करना चाहूँगा रामकृपाल जी की तरफ। रामकृपाल जी, आज मैंने एक तस्वीर जो देखी कि मोदी नॉमिनेशन कर रहे हैं और एनडीए के घटक दल के जितने सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, नीतीश कुमार नहीं आ पाए अलग बात है, बाकी सारे आए। इसमें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी हैं और पशुपति पारस भी हैं, जो दोनों आपस में जिनकी बनती नहीं वो भी साथ, मतलब एक मैग्नेट के तौर पे मोदी दिखे और जिससे सारे उनके घटक दल आ गए साथ में। विपक्ष की ये एकजुटता जो है बहुत कम मौकों पर दिखती है, या पॉलिटिकल इस चुनाव में तो कम ही मुझे दिखाई दिया है। ये जो एकजुट होकर जिस तरह से एनडीए का आज आपने देखा वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन, क्या आपको इस बात का भरोसा, क्योंकि आगे मैं दिखाऊंगा कि अमित शाह भी दावा कर रहे हैं कि हम 370 सीट और 400 हासिल करने वाले हैं, क्या आपको भरोसा जगता है कि वाकई इस बार बीजेपी 370 और 400 के आंकड़े तक पहुंचने वाली है? देखिए मेहर बाबू, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन एक बात जो आज का मोदी जी का पर्चा भरना और वहाँ पे एनडीए के करीब करीब सारे घटक दलों के मुखिया का वहाँ इकट्ठा होना, ये पूरे देश के लिए देर से सही एक मैसेज जा रहा है कि मोदी जी सिर्फ बीजेपी का चेहरा नहीं है, वो पूरे एनडीए का चेहरा है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम में किसी भी तरह का कुछ भी कोई मतभेद नहीं है। यूनानिमस एनडीए का एक चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। अब आप देखें, इसी के वरक्ष आप इंडिया अलायंस को देखिए, कितने लोगों ने पर्चे भरे। हमें नहीं कहते कि आप कोई एक चेहरा दिखाते, लेकिन जो महत्वपूर्ण नेता हैं जैसे राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं, या जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम उनके नामांकन में अगर कहीं भी ऐसी एकता दिखी होती तो मैं ये बात मान लेता। कभी इकट्ठा नहीं हुए। और दूसरी बात देखिए, एक तरफ मोदी हुंकार रहे हैं और ये मैं कहूँ कि जो 3 फेज के बाद अचानक से ये आया था, या चौथे फेज के बाद भी, कि वोटिंग कम हो रही है, बीजेपी की हालत ख़राब है, तमाम ख़राब है, और मोदी जी ने 400 का नाम लेना बंद कर दिया है। पटना में उन्होंने मीटिंग शुरू की और पटना के रोड शो से उनकी बॉडी लैंग्वेज 2 दिन जो बिहार में रहा और उसके बाद 2 दिन उत्तर प्रदेश, ये पूर्वांचल बिहार से लेके पटना से लेके वाराणसी तक बार बार इस बात को दोहराया गया कि नहीं, हम 400 पार कर रहे हैं। उन्होंने दोबारा इस बात को कहा, अमित शाह ने जो कहा है मैं उस पर नहीं जाता, वो तो पार्टियां क्लेम करती हैं। कोई भी बच्चा जब पढ़ने जाता है, सारे ही बच्चे 100% का लक्ष्य लेके चलते हैं, तब जाके किसी को 90 मिलता है, किसी को 80 मिलता है, कोई टॉप भी कर जाता है एक, लेकिन लक्ष्य तो हमेशा 100 नंबर का रहता है। तो कोई भी पार्टी अगर इस तरह का लक्ष्य रखती है तो यह अच्छी बात है, रणनीति भी है जी। और रणनीति अगर सफल हो गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ, आप एक और चीज़ देखिए, एक तो इंडिया अलायंस आपको इकट्ठा नहीं दिखा। दूसरी बात, केजरीवाल जी जेल से बाहर आते ही
जेल में जाने के पहले केजरीवाल जी ने विधानसभा में कहा था कि अगर हम 24 नहीं जीते तो 29 में मोदी को बदलेंगे। इसी बात को जेल से निकलते ही उन्होंने फिर एक बार कहा। एक तरह से वो पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार तो मोदी आ रहे हैं। और केजरीवाल जी की देखिए रणनीति भी है, उनकी रणनीति वो अच्छी तरह जानते हैं कि 24 में मोदी आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं, वो 29 में मोदी का विकल्प बनना चाह रहे हैं। आप ये देखिए, इस देश में अब तक केजरीवाल के जेल से आने के पहले तक एक नाम से सिर्फ मोदी की गारंटी चल रहा था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, राहुल की गारंटी नहीं थी, खड़गे की गारंटी नहीं थी, लेकिन केजरीवाल ने आते ही बिना कांग्रेस मैनिफेस्टो का नाम लिया कुछ भी, केजरीवाल की गारंटी। अब आप देखिए, मोदी की गारंटी बनाम केजरीवाल की गारंटी, तो कुल मिलाकर के कुछ भी कहें, केजरीवाल जी पुष्टि कर रहे हैं, जबकि राहुल जी कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूं मोदी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। केजरीवाल कह रहे हैं मैं लिख के देता हूं वही प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब उनका एक इशारा सारी की सारी। तो इंडिया अलायंस की एकजुटता तो छोड़िए, उसके जो मतभेद हैं बड़े साफ उजागर हो रहे हैं। सबका अपना अपना मकसद है कौन होगा। और एनडीए ने, आज मैं कहूंगा इसको शक्ति प्रदर्शन शब्द तो मैं नहीं कहता, लेकिन एकता प्रदर्शन, वो ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण है कि इतनी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो करके ये संदेश दे रही है। मैं रामकृपाल जी यही सवाल मैं प्रेम कुमार जी से पूछ लेता हूं। जो आपने कहा, प्रेम कुमार जी ये कह रहे कि एकता प्रदर्शन था, मतलब मोदी का नॉमिनेशन था, पीएम मोदी नॉमिनेशन करने के लिए वाराणसी में थे, लेकिन जिस तरह से एनडीए के घटक दलों के नेता वहां पर जुटे, ये मैसेजिंग, इससे कुछ ऐसा नहीं है कि बनारस में बहुत तस्वीर बदल जाएगी या बहुत वोट मिल जाएंगे, लेकिन एक देश को लेकर, एक जनता को एक मैसेजिंग थी कि हम यूनाइट होके लड़ रहे हैं इस चुनाव मैदान में। लेकिन जब कांग्रेस या कांग्रेस के दूसरे सहयोगी जो इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स हैं, उसमें किसी एक को लेकर सारे पार्टी के नेता एकजुट होकर ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने सिर्फ केजरीवाल जी को यहाँ पर उनके खिलाफ, मतलब उनको जब जेल में ले जाया गया था, उसके बाद यहाँ पर एक पार्टी की में जितने घटक दल थे इंडिया अलायंस के, उनकी हुई थी, लेकिन वो केजरीवाल जी के मामले को लेकर था। वोट मांगने के लिए या बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए ऐसे यूनाइटेड या यूनिफाइड होके इंडिया अलायंस के नेता क्यों नहीं दिखते, अभी तक क्यों नहीं दिखे? प्रेम कुमार जी। निहित जी, देखिए, आप जिस बात को बता रहे हैं कि एकजुटता का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, एनडीए के नेताओं का प्रदर्शन एकजुटता का, ये 380 सीटों पर चुनाव होने के बाद किया है। आप समझिए, अगर ये एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन इतनी आवश्यकता थी, इतनी अहम बात थी, तो इसका तो प्रदर्शन पहले चरण में होना चाहिए था। 380 सीट पर चुनाव हो गए हैं और अब इनको एनडीए की एकता का प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये शक्ति प्रदर्शन कोई संदेश देने के लिए नहीं, डर के कारण है। अच्छा, डर के, अगर ये वास्तव में संदेश देने के लिए होता, आप बोलिए लॉजिकल है कि नहीं, सिर्फ वो बोलिए कि ये पहले चरण में होना चाहिए था ना, कि 380 सीटों का चुनाव हो जाएगा तब आप एनडीए की एकता का प्रदर्शन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो ये बताता है कि ये भीड़ जो आप दिखा रहे हैं बनारस की, ये भीड़, इस भीड़ में चिराग पासवान का भी रोल है, इस भीड़ में पारस पासवान का भी रोल है, इस भीड़ में रामदास अठावले का भी रोल है, इस भीड़ में जीतन राम मांझी का भी रोल है। ये बात साबित करती है कि नरेंद्र मोदी में विश्वास की कमी हो गई कि हमारे नाम पर जनता जुट सकती है। जी सुना नहीं, मैंने कहा कि आप इसे कह रहे कि ये भीड़ नेचुरल भीड़ नहीं है, जुटाई हुई भीड़ है और अलग अलग पार्टियों की, बीजेपी के लिए जन समर्थन नहीं है, यही कह रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो वो कहा नहीं सर, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा कि ये तमाम नेताओं के कारण पैदा हुई जीत है। नरेंद्र मोदी जी में विश्वास की कमी हो गई, उनको लगा मेरे नाम पर भीड़ नहीं जुटेगी, तब उन्होंने इन लोगों को जुटाया।
अगर एनडीए की एकता का प्रदर्शन करना होता तो पहले चरण में करते, एनडीए की ताकत दिखाते। आज अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि अब मेरा वो मैजिक खत्म हो गया, हमें जीतन मांझी के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना है।